हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम चल रहा है सीटेट का, तो जिनका जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं 23/12/2021 का। इसमें हम लोग CDP का रिवीजन करेंगे। तो इसी कड़ी में आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। लिखा हुआ है, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 है, विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है, परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 है मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर 2 है गुणात्मक, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक, ऑप्शन नंबर 4 है शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालकों के अनुभवों को उसके विकार के दौरान प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रकृति, ऑप्शन नंबर 2 है आनुवंशिकता, ऑप्शन नंबर 3 है लालन पालन, ऑप्शन नंबर 4 है क्रोमोसोम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लालन पालन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? ऑप्शन नंबर 1 है स्कूल एवं पास पड़ोस, ऑप्शन नंबर 2 है परिवार और संचार माध्यम, ऑप्शन नंबर 3 है पास पड़ोस एवं शिक्षक, ऑप्शन नंबर 4 है परिवार एवं पास पड़ोस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिवार एवं पास पड़ोस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। इसको जैसा को तैसा भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं सुदृढ़ करते हैं लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? ऑप्शन नंबर 1 है क्रमबद्धता की योग्यता, ऑप्शन नंबर 2 है सोपान क्रमिक वर्गीकरण योग्यता, ऑप्शन नंबर 3 है अपकेंद्रीयता, ऑप्शन नंबर 4 है अनुपातिक तर्क की योग्यता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अकेंद्रीयता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चा मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर है? बच्चा पंजे। अध्यापक सही कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? बच्चा ये वाला। उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है अवलोकनात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर 2 है विवरणात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 है पाढ़, ऑप्शन नंबर 4 है संज्ञानात्मक संघर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाढ़। ऑप्शन नंबर 3, पाढ़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर 2 है
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर 3 है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर 4 है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बड़ों को अनुसरण करके सीखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। जीन पियाजे का यह सिद्धांत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर 2 है अनुभवजन्य, ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर 4 है अंतःवैयक्तिक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंतःवैयक्तिक इंटरपर्सनल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स एवं अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है। ऑप्शन नंबर 1 है जेंडर सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर 2 है जेंडर रूढ़िबद्धता, ऑप्शन नंबर 3 है जेंडर रूढ़िबद्ध लचीलापन, ऑप्शन नंबर 4 है जेंडर समरूपता। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बोर्ड के द्वारा दिया गया है जिसमें बी भी सही है और डी भी सही है। इसका आंसर जेंडर रूढ़िबद्धता और जेंडर समरूपता। सबसे अच्छा आंसर तो यही होना चाहिए जेंडर समरूपता। लेकिन बोर्ड के द्वारा दोनों आंसर दिया गया इसलिए दोनों लेके चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कथन ए बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। कारण आर भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए का, क्योंकि ये भावना की बात कर रहा है और ये मुद्रित समृद्ध परिवेश की, दोनों अलग अलग बातें हैं लेकिन दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए की ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता है तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा। ऑप्शन नंबर 1 है उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना, ऑप्शन नंबर 2 है यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे कि वह परेशान न हो, ऑप्शन नंबर 3 है यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारे या पुरस्कार न मिले, ऑप्शन नंबर 4 है उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि नहीं देना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। यहाँ ये सब आंसर बिल्कुल गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है। पहला है पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तन पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन नंबर 2 है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करता है। ऑप्शन नंबर 3 है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पादन को सुनिश्चित करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 है
वैयक्तिक विभिन्नताओं का निरादर करना, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 है प्रत्येक के लिए वैयक्तिक शिक्षा का योजना बना रही, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है और इसका आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक चिंतनता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? ऑप्शन नंबर 1 है श्रवण अक्षमता, ऑप्शन नंबर 2 है बौद्धिक अक्षमता, ऑप्शन नंबर 3 है स्वालीन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर 4 है दृष्टि अक्षमता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्वालीन स्पेक्ट्रम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना, ऑप्शन नंबर 2 है विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों की उपयोगिता और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग, ऑप्शन नंबर 4 है समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित को मिलान करें। डिस्फेजिया, 2 है डिस्प्रोक्सिया, 3 है डिसकैल्कुलिया और 4 है डिसग्राफिया। तो इसमें डिसकैल्कुलिया हो जाएगा आपको वह दिव्यांगता जो शिक्षार्थी की गणितीय गणना को करने की दक्षता को प्रभावित करता है, इसमें 3 का 3 हो जाएगा। 4 है डिसग्राफिया, तो डिसग्राफिया लेखन संबंधी से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और बच गया डिस्फेजिया और डिस्प्रोक्सिया। तो डिस्फेजिया में आता है विचार व्यक्त नहीं कर पाना, तो यहाँ 4 नंबर में है भाषाई विकार जो संप्रेषण कौशल और बोधगम्य की योग्यता को प्रभावित करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का हो जाएगा 4 और बच गया 2 डिस्प्रोक्सिया, तो इसका हो जाएगा 1। तो इसमें ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 1 का हम लोग मिलाए थे 4, तो 1 का 4, 2 और 4 दोनों में है, और 2 का मिलाए थे हम लोग 1, तो 2 का मिलाए थे हम लोग 1, 2 का 1, ये केवल 4 नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर, ऑप्शन नंबर 2 है प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना, ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके और उन्हें अनुसरण के लिए सख्त निर्देश देना। इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, शिक्षार्थियों को समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है समस्या की पहचान, पहले समस्या की पहचान करेंगे, फिर परिकल्पना बनाएंगे, परिकल्पना का परीक्षण करेंगे और फिर आंकड़ों का संग्रहण करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 है समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना और परिकल्पना का परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4 है समस्या का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना और परिणाम की व्याख्या करना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। देखते हैं इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बोर्ड के द्वारा भी 1 और 3 दिया गया है और यहाँ हम लोग भी देख रहे हैं कि 1 और 3 बिल्कुल सही है, तो इसलिए 21 का 1 और 3 जो भी आंसर है दोनों सही है। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन 1 दे सकते हैं, सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है
वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है। बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? बच्चों की योग्यता को, बच्चों के प्रयत्नों को, बच्चों की घबराहट को, आनुवंशिक रचना को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के प्रयत्न को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? केवल प्रतिभागी विद्यार्थियों से? बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 2 है, जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। सही है। विशेष श्रेणी से संबंध विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से? गलत है। भिन्न भिन्न विषयों में लड़कियों और लड़कियों से अलग अलग बच्चे? ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, किस दृष्टिकोण के अनुसार एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 है समाजवादी, संरचनावादी, व्यवहारवादी, सूचनात्मक क्रियाकरण। ऑप्शन नंबर 4 है संरचनावादी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 है अपसारी चिंतन? बिल्कुल नहीं। स्वतः यथार्थता। ऑप्शन नंबर 3 उपलब्धि परिपक्वता? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सीखी गई निस्सहायता और बेचारगी? ये बिल्कुल सही आंसर है 4 नंबर, सीखी गई निस्सहायता बेचारगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश डैश का प्रयोग डैश डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा, इसमें कंठस्थीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, कंठस्थीकरण है। ऑप्शन नंबर 3 अनुभव जनित, ठीक है। 4 में भी है अनुभव जनित, लेकिन इधर है समालोचनात्मक और यहाँ है प्रतिस्मरण, जो कि ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुभव जनित अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? ऑप्शन नंबर 1 है अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दी जाए। ऑप्शन नंबर 2 है अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। ऑप्शन नंबर 3 है अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे असंबंधित अंशों में विभाजित किया जाए। ऑप्शन नंबर 4 है अध्ययन सामग्री में परिभाषाओं की सूची हो जिसमें कोई भी उदाहरण नहीं हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? ऑप्शन नंबर 1 है वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है। जब भी वह देखती है कि उसके विद्यार्थी दिए गए के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, वह उन्हें फटकारती है। ये तो गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 है वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा सकती है। ये ऑप्शन सही हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है वह अध्यापक जो नियमित रूप से कोई एक गतिविधि करता है दूसरे की सुविधा के लिए उस गतिविधि को रोक देती है। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 है वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे एकदम सीधे बैठे, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 2 अभिभावक असफल हो गए, ये भी गलत है। बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं, ये भी गलत है। बच्चा ऑप्शन नंबर 4 यह व्यवस्था की असफलता, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। जब भी कोई बच्चा असफल होता है इसका मतलब है कि वहाँ का सिस्टम असफल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, अभिकथन है विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने
के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए नंबर। इसके बाद कारण अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है, ये ऑप्शन भी सही है, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है, यानी कि परिभाषित भी करता है। तो इसका ऑप्शन एक नंबर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। इस तरह से यहाँ 30 का 30 CDP का क्वेश्चन डिस्कस हो गया। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।